मोदी एट 3 में हमारे साथ आज वल्लभ भंसाली जी बने हुए हैं। सर शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सर अब कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अगर आप नॉर्मल भी देखेंगे मार्केट की ट्रैजेक्टरी जिस तरह की रही है या फिर इकोनॉमी की, ऑलमोस्ट सारे ही पैरामीटर्स पर आप देखिए, महंगाई में कमी आई है, ब्याज की दर में कमी आई है, ग्रोथ में सुधार देखने को मिला है और मार्केट्स को अगर हम देखें तो दो जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं दोनों अब अराउंड 30% के आसपास बढ़े हैं पिछले 3 साल में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में हमने और भी अच्छा मोमेंटम देखा है। नाउ इस समय अगर हम एक इकोनॉमी की तस्वीर मार्केट के जरिए लेना चाहे तो क्या आर वी रनिंग अहेड ऑफ कर्व, आर वी अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन? क्या हमने आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर इन कर ली हैं मार्केट वैल्यूएशंस में इस समय, या फिर इंडिया ये प्रीमियम कमांड करता है जो इस समय मार्केट में देखने को मिल रहा है? कुछ तो प्रीमियम जरूर कमांड करता है और कुछ मेरे ख्याल से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर तेजी कितनी सस्टेनेबल रहेगी ये देखना लाजमी है। खास करके क्योंकि अभी जीएसटी का रोल आउट होने वाला है, मॉनसून की रिस्क है। सो डिमांड पिछले क्वार्टर में जैसे मैंने कहा डीमोनेटाइजेशन से रिकवरी अद्भुत रही है, तो उस अद्भुत रिकवरी की वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा आ गया कि कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ कॉशन रखना जरूरी है। लेकिन सर आपने क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की बात की, उसके बाद आशंका ये थी कि जो Q4 के अर्निंग्स के नंबर्स आएंगे वो काफ़ी उसे लेकर डर था स्ट्रीट में, और ये माना जा रहा था कि एटलीस्ट जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं उन सभी में दिक्कतें होंगी। लेकिन आप HUL से लेकर मारुति या फिर आइशर मोटर्स से लेकर इस तरह का कोई भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस अगर देखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है उनके परफॉर्मेंस में। तो क्या इससे ये तर्क निकाला जाए कि एक तो डिमोनेटाइजेशन का जो डर था दैट वाज ओवरब्लोन, एंड सेकेंडली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की साइकिल है दैट इज ऑन द पाथ ऑफ रिवाइवल? आई थिंक निश्चित ही दोनों बातें आपने जो कही वो सही है कि डीमोनेटाइजेशन का हवा बहुत बड़ा पैदा किया गया था, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके पास 500,000 के नोट उतने होते ही नहीं है जितना कि कुछ लोग हल्ला मचा के कह रहे थे। तो ये वाकई चोट उन लोगों को हुई। अब हो सकता है कि जितनी चोट अपेक्षित थी उतनी नहीं हुई, और लेकिन वो मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा यही है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था, डिमांड डिस्ट्रक्शन इतनी नहीं हुई थी और डिमांड रेस्टोरेशन हो गई है। दूसरा जो मुद्दा आपने कहा, एक तो आपने ये डीमोनेटाइजेशन का कहा और दूसरा कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रिवाइवल। मिहिर आपने अर्निंग्स का रिवाइवल का मुद्दा था। तो जो अर्निंग्स के रिवाइवल का मुद्दा है, तो अगर आप देखते हैं कि जैसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स स्टेबल हो जाते हैं कि ब्याज की दर है, इन्फ्लेशन है, लोगों में फ्यूचर का एक अंदाज है, तो आपने देखा होगा कि इंडिया इज प्रोबेबली एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड। सो दैट कॉन्फिडेंस इज रनिंग एट समथिंग लाइक 67%। सो वो ये दर्शाता है कि अगर डिमांड स्ट्रांग और सस्टेन रहती है और लो पेट्रोलियम प्राइस है, कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिजनेस के लिए वो जितने गिरे हुए दाम से उससे थोड़े दाम बढ़ जाना, बहुत सारे सेक्टर्स में कमाई आ जाती है। तो वो इकोनॉमी जो अर्निंग्स रिवाइवल है उसका चांस बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स कोई बहुत बढ़ जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ऑयल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं लगता, रुपया बहुत अचानक से गिर जाएगा। तो जिन फैक्टर्स की वजह से सारी बिजनेस में उथल पुथल हो जाती है, अर्निंग्स में बड़ी चोट आ जाती है, ये सब बातें नहीं रही। और डिमांड रिवाइवल तो अगर मॉनसून ठीक रहता है तो डिमांड रिवाइवल डेफिनेटली दिखती है। इसके अंदर है ना, कुछ लोग शायद ये ठीक से ना देख सकें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो करीब करीब सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डी बॉटलनेक हो गए हैं। माइनिंग में जो बड़ी गड़बड़ें थी वो सारी डी बॉटलनेक होके वो उसकी रफ्तार पे आ गई है। गवर्नमेंट से जो ऑर्डरिंग थी कि रेलवेज की, डिफेंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो ऑर्डरिंग सब एकदम ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये नए फैक्टर्स आए हैं जो कि अर्निंग्स को सस्टेन करने का, अर्निंग्स को बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है वल्लभ जी कि कोई भी इकोनॉमी, इसका जो मेन इंजन होता है, एक तो कंजम्पशन होता है खासकर भारत जैसी इकोनॉमी का, और दूसरा होता है बैंकिंग। अब बैंकिंग में एनपीए की तो हमने बात कर ली,
ओवरऑल अगर हम बैंकिंग क्षेत्र को देखें और ख़ासकर क्योंकि पीएसयूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रही हैं इनके एनपीएस को लेकर, इज वर्स्ट बिहाइंड देम एज फार एज द पीएसयू बैंक्स आर कंसर्न, क्योंकि फिर उनकी तरफ से भी और मैं मार्केट परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो उनकी तरफ से भी आना शुरू होगा और वो रफ्तार पकड़ेगा तो देन उसका ग्राउंड स्वेल अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एनपीए के बारे में तो भी इन्होंने एक फैसिलिटेशन शुरू किया है। जब तक कि उनमें पूंजी का कंट्रीब्यूशन नहीं आता और उनके एसेट्स का रिजोल्यूशन नहीं होता, तब तक पीएसयू बैंक्स बड़ी तेजी से ग्रोथ में चली जाएंगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन वो सही दिशा में जा रही हैं। लेकिन हो ये सकता है कि अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है और अर्निंग साइकिल रेस्टोर होता है, तो जो और बैंकिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि अभी करीब 30% बैंकिंग सिस्टम पीएसयूज़ के बाहर है, तो वो 30% है और वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स वगैरह और कई एनबीएफसी बढ़ रही हैं, तो वो सब उसका पूरा फ़ायदा उठा सकेंगी। तो उस तरह से बैंकिंग में आपको दो पिक्चर नज़र आएंगे। पीएसयू बैंक्स का सुधरता हुआ नक्शा नज़र आएगा, और बाकी बैंक्स, क्योंकि उन्हें कैपिटल की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल चाहिए तो वो अपनी कैपिटल ले आएंगे, तो वो अपने एनपीएस में से जल्दी से निकल सकेंगे। और इकोनॉमी का अगर रिवाइवल होता है तो उसका फायदा भी सबको ही होगा, पीएसयू बैंक्स को भी होगा और इनको भी होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ी फास्ट दौड़ेगी, ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या एनबीएफसीज या न्यू बैंक्स, ये सारे लोग हैं, उसका थोड़ा फायदा ज़्यादा उठा सकेंगे। एक आखिरी सवाल होगा वल्लभ जी आपसे। इस बार हमने एक चीज़ देखी पिछले 3 साल में कि अक्सर ये होता था, अगर हम मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें, कि विदेशी निवेशक जो है उसका भरोसा बहुत रहता था भारतीय बाज़ारों पर और वो अच्छी खासी कमाई करते थे यहाँ पर। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, खासकर जो म्यूचुअल फंड वगैरह के ज़रिए आता है, वो बेचारा हमेशा पिछड़ जाता था। अब ये जो ट्रेंड है इसमें हम बदलाव देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सस्टेन्ड इन्फ्लोज आए हैं, मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। क्या ये ट्रेंड हमेशा के लिए बदला है? और दूसरा, जो इन्वेस्टर अभी भी बेचारे बाहर रह गए पिछले 3 साल में इस डर में कि पता नहीं कब क्या हो, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने ठीक कहा कि ये इस आज मौजूदा परिस्थिति का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है या ये रिजल्ट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मैच्योर होने का। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कई परिवारों ने बहुत अच्छी कमाई की है, उन्हें यह भी एहसास हुआ है कि मार्केट रिटर्न से हमारे रिटर्न कोई कमज़ोर नहीं है, और जिसको अल्फा इन्वेस्टर्स कहते हैं, उन अल्फा इन्वेस्टर्स की भी कहानियां सुनते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम भी 10, 12, 15% मार्केट के द्वारा कमा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे लगातार आते रहेंगे, बीच बीच में ऊपर नीचे तो होती है, लेकिन दिस ट्रेंड इज़ हियर टू स्टे एंड दिस सेक्टर विल बिकम सो लार्ज कि क्या बताएं। दूसरा ये है कि ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह को भी है, उन्होंने गवर्नमेंट ने इक्विटी में आने के लिए कहा है। ये भी इक्विटी मार्केट्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि सरकार ने भी इसके ऊपर एक मुहर लगा दी है। सो मैक्रो फैक्टर्स को देखते हुए, और जैसे ब्याज की दरें कम होती है, वैसे भी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जो आर ऑल लुकिंग फॉर यील्ड, वो लोग भी इक्विटी मार्केट्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो अब ये बात ये दुनाली बंदूक की तरह हो गया कि फॉरेनर भी आना चाहता है और डोमेस्टिक भी आना चाहता है। कोई आगे एक आध पीछे रह भी जाए तो बंदूक जरूर फायर होगी। तो मार्केट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। और इक्विटी ओनरशिप देखें तो अभी तो इक्विटी ओनरशिप म्यूचुअल फंड्स और पब्लिक के अंदर अभी भी बहुत कम परसेंटेज के अंदर इक्विटी होल्डिंग है। तो बहुत पोटेंशियल है इक्विटी होल्डिंग्स को बढ़ाने का। बहुत सारी कंपनियों के अभी हमारे पब्लिक इश्यूज नहीं हुए, गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां जिनके पब्लिक इश्यूज नहीं हुए या उनके डाइल्यूशन होने बाकी हैं। तो अगर हम जिस तरह ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसका जो मैक्रो एनवायरनमेंट क्लीन एंड एफिशिएंट बनाए रखें, तो इक्विटीज के लिए तो बहुत ही पोटेंशियल दिखता है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगले 20 को सोचने की जरूरत नहीं लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मिहिर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।